चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे थार रेगिस्तान के बीचों बीच चलते हैं। कुलधरा, एक ऐसी जगह जिसके बारे में सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? 1825 की वो खौफनाक रात, जब 84 गांव एक ही झटके में वीरान हो गए। लोग अपना सब कुछ पीछे छोड़कर अचानक गायब हो गए, और पीछे छोड़ गए सिर्फ एक श्राप। सालों से यहाँ भूतों की कहानियां गूंज रही हैं, और 2016 में जब मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की रहस्यमयी मौत हुई, तो इन भूतिया कहानियों ने जैसे आग ही पकड़ ली। वो मशहूर श्राप कुछ ऐसा था, इस जमीन पर अब कोई दोबारा नहीं बस पाएगा। जो कोशिश करेगा वो तबाह हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि आत्माओं, अचानक गायब होने और श्रापित खजाने की इन बातों ने दुनिया भर के घोस्ट हंटर्स को अपनी तरफ बहुत खींचा है। लेकिन सच बताऊं, इस विश्लेषण का असली मकसद कुछ और ही है। कुलधरा की असली कहानी इन भूतों की नहीं है, बल्कि एक प्राचीन सभ्यता के बेजोड़, बिल्कुल माइंड ब्लोइंग साइंटिफिक दिमाग की है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या सच में भूतों ने कुलधारा को वीरान किया, या फिर उनका अपना विज्ञान उन्हें बचा नहीं पाया? चलिए इन भूत प्रेत की बातों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और पालीवाल ब्राह्मणों के असली इतिहास पर नजर डालते हैं। 13वीं सदी की बात है। ये समुदाय विदेशी आक्रमणकारियों से बचकर यहाँ आया था, और जानते हैं क्यों? क्योंकि उन आक्रमणकारियों ने इनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए इनके पीने के पानी के तालाब में एक मृत गाय फेंक दी थी। मजबूरी में उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा था। इस दिलचस्प सफर की शुरुआत होती है 1273 ईस्वी में, जब पालीवाल ब्राह्मण जोधपुर के पास से निकले और सीधे थार के बंजर 50 डिग्री सेल्सियस वाले तपते रेगिस्तान में आ गए। वहीं 13वीं सदी में कधान नाम के एक विजनरी इंसान ने कुलधरा की नींव रखी। कधान ने उस रेतीली जमीन पर पानी की असली कीमत समझी और उधानसर नाम का एक विशाल तालाब बनवाया। देखते ही देखते 15वीं से 18वीं सदी के बीच ये 84 गांवों का एक जबरदस्त आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क बन गया। और फिर 1825 में अचानक सब वीरान हो गया। लेकिन उनके जाने से पहले यहाँ जो कुछ भी हुआ वो किसी एग्रीकल्चरल मिरेकल या कृषि चमत्कार से कम नहीं था। जरा सोचिए, थार का वो खौफनाक गर्म रेगिस्तान, जहाँ आज भी एक एक बूंद पानी सोने के बराबर माना जाता है, वहाँ इन लोगों ने 500 सालों तक शानदार खेती की। वो असल में अपने वक्त के जीनियस वैज्ञानिक और सिविल इंजीनियर थे। उन्होंने 4000 साल पुरानी एक कमाल की सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसे खादिन सिस्टम कहते हैं। ये खादीन सिस्टम एकदम सटीक लॉजिक पे काम करता था। स्टेप 1, वो ऐसी ढलान वाली पथरीली जमीन चुनते जो कैचमेंट एरिया का काम करे। स्टेप 2, फिर उसके निचले हिस्से में 100 से 300 मीटर लंबे मिट्टी के मजबूत बांध बनाए जाते। स्टेप 3, जब भारी बारिश होती तो पानी इन बांधों में हफ्तों तक रुका रहता और धीरे धीरे जमीन की गहरी परतों में रिस जाता। और अंत में स्टेप 4, जो फालतू पानी होता उससे बाहर निकाल देते। पीछे क्या बचता? नमी से भरी एकदम उपजाऊ जमीन, जिस पर आराम से गेहूं और चना उगता था। और सबसे कमाल की बात, इस रिसाव से आसपास के कुएं भी अपने आप रिचार्ज हो जाते थे। अब इसे आज के नजरिए से देखते हैं। अगर इस प्राचीन खादीन सिस्टम की तुलना आज के मॉडर्न ट्यूबवेल से की जाए तो एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। आज के ट्यूबवेल और नहरों से होता ये है कि रेगिस्तान की जमीन में नमक जमा हो जाता है और जमीन जल्दी बंजर हो जाती है। लेकिन पाली वालों की इस जीनियस तकनीक में ताज़ा पानी आता था, मिट्टी से होकर गुजर जाता था, जिससे जमीन में नमक कभी जमा ही नहीं हो पाता था। ये सस्टेनेबल फार्मिंग का एक बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण था। खेती में महारत की बात तो हो गई, अब जरा इनके शहरी नियोजन यानी आर्किटेक्चर पर आते हैं। कुलधरा के खंडरों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा कि ये कोई ऐसे ही रैंडम बसा हुआ गांव नहीं था। ये बाकायदा एक एडवांस्ड ग्रिड सिटी थी। यहाँ उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई चौड़ी मुख्य सड़कें थीं, जिन्हें पूर्व से पश्चिम की ओर जाती सीधी और छोटी गलियां ग्रिड पैटर्न में काटती थीं। इस पूरे लेआउट को खास तौर पर थार की झुलसाने वाली गर्मी से लड़ने के लिए ही डिजाइन किया गया था। इस ब्रिलियंट डिजाइन का पहला मास्टर स्ट्रोक था डेंस क्लस्टरिंग। इसमें घरों को एक दूसरे से बिल्कुल चिपकाकर बनाया जाता था और उनके बीच की गलियों को बहुत संकरा रखा जाता था। इसका फायदा क्या था? सूरज की सीधी धूप इन संकरी गलियों के अंदर घुसी नहीं पाती थी। नतीजा ये होता था कि पूरे गांव में हमेशा एक स्थायी छाया बनी रहती थी और बाहर के तपते रेगिस्तान के मुकाबले गांव का समग्र तापमान प्राकृतिक रूप से काफी कम रहता था। इनकी वास्तुकला का एक और जबरदस्त नमूना है द कॉर्टयार्ड इफेक्ट। कुलधरा के हर एक घर के बिल्कुल बीच में एक खुला आंगन मौजूद था।
अब ये आंगन सिर्फ रोशनी के लिए नहीं था, ये असल में पूरे घर के लिए एक नेचुरल वेंटिलेशन इंजन की तरह काम करता था। ये गर्म हवा को ऊपर की तरफ बाहर धकेलता और ताज़ी ठंडी हवा को अंदर खींचता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के मॉडर्न आर्किटेक्ट्स भी अत्यधिक गर्मी वाले इलाकों में पैसिव कूलिंग के लिए बिल्कुल इसी डिज़ाइन की स्टडी करते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। पालीवाल ब्राह्मणों ने थर्मल इनर्शिया के विज्ञान का भी भरपूर इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने घरों की दीवारें 1.5 फीट तक मोटी बनाई। इतनी मोटी दीवारें थर्मल इनर्शिया का काम करती थीं। मतलब दिन के भयंकर गर्मी दीवारें सोख तो लेती थीं, लेकिन वो गर्मी कभी दीवारों को पार करके घर के अंदर नहीं पहुंच पाती थी। इसीलिए बाहर चाहे आग बरस रही हो, दिन के सबसे गर्म समय में भी इनके घर अंदर से बिल्कुल ठंडे रहते थे। अब इतना तेज दिमाग हो तो पैसा आना तो तय था। उनकी ये साइंटिफिक और आर्किटेक्चरल समझ उनके कमाल के बिजनेस सेंस के साथ जुड़ी हुई थी। उस दौर में प्राचीन सिल्क रूट से होने वाला इंटरनेशनल व्यापार पालीवालों के इलाकों से ही होकर गुजरता था। मसाले, सोना, कीमती रत्न, घोड़े और हाथी दांत, उन्होंने इस पूरे व्यापारिक नेटवर्क पर अपना मजबूत कंट्रोल रखा और इससे उन्होंने बेहिसाब दौलत कमाई। इतिहासकार बताते हैं कि उनकी अमीरी का आलम ये था कि वो अपने घरों में सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी यही बेहिसाब समृद्धि और स्वाभिमान विनाश का रास्ता भी खोल देते हैं। 19वीं सदी में कहानी में एंट्री होती है जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह की। ये इतना क्रूर था कि जनता इसे जालिम सिंह बुलाती थी। एक पुरानी पारिवारिक दुश्मनी के चलते सालिम सिंह ने पाली वालों पर बहुत भारी टैक्स लगा दिए। लेकिन तबाही की असली वजह तब बनी जब इस दीवान की नज़र कुलधरा के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर पड़ी। उसने सीधी धमकी दे डाली कि पूर्णिमा की रात तक लड़की उसे सौंप दी जाए, वरना वो पूरे गांव का नामो निशान मिटा देगा। ओ बस, यहीं से वो रहस्यमयी कहानी शुरू होती है जो सदियों से हमें सुनाई जा रही है। चलिए अब इन सदियों पुराने मिथकों को वैज्ञानिक सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं। कहा जाता है कि वे एक ही रात में गायब हो गए। असलियत में ये एक पूरी सदी में हुई बहुत धीमी गिरावट थी। मिथक है कि उन्हें एक भूत या श्राप ने बर्बाद किया। हकीकत में वे भयंकर सूखे और भूकंप से तबाह हुए थे। और वो जो लोग आत्माओं की वजह से खौफनाक कोल्ड स्पॉट्स महसूस करते हैं ना, वो दरअसल उनकी 800 साल पुरानी उसी पैसिव कूलिंग तकनीक का असर है जो आज भी उन खंडरों ने काम कर रही है। इस 37 नंबर पे जरा गौर कीजिएगा। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बिल्कुल साफ बताते हैं कि कुलधरा की आबादी 1825 में रातों रात जीरो नहीं हुई थी। 18वीं सदी में वहां करीब 800 लोगों की आबादी थी, लेकिन ये एक धीमी बर्बादी थी। और 1890 आते आते उस पूरे इलाके की आबादी सिमटकर सिर्फ 37 लोग रह गई थी। तो आखिर कुलधरा के पतन की असली वजह क्या थी? दरअसल ये कई दुखद घटनाओं का एक कॉम्बिनेशन था। काकनी नदी सूख गई थी, जिससे भीषण अकाल पड़ा और उनका वो बेहतरीन खादीन सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया। फिर 2017 में प्रतिष्ठित जर्नल करंट साइंस में एबी रॉय की एक रिसर्च छपी, जिसने साबित किया कि घरों की छतें और बीम एक बहुत शक्तिशाली भूकंप के कारण गिरे थे। और रही सही कसर तब पूरी हो गई जब रक्षाबंधन के दिन लुटेरों ने उनके इन अमीर गांवों पर हमला किया और पीने के पानी के कुओं में जानवरों के शव डालकर उन्हें पूरी तरह जहरीला कर दिया। अब शायद ये सवाल मन में आए कि भाई फिर उन पैरानॉर्मल दावों का क्या? मनोविज्ञान इसका बहुत सीधा सा जवाब देता है। जिसे अक्सर औरतों का रोना समझा जाता है, वो असल में उन खंडरों के बीच से गुजरती तेज हवा की आवाज़ है। टूरिस्ट्स की गाड़ियों पर जो बच्चों के हाथों के निशान दिखते हैं, वो दरअसल दिन में धूल पर बने निशान होते हैं जो रात की ओस में चमकने लगते हैं। और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की वो दुखद मौत, पुलिस जांच में ये बिल्कुल साफ हो गया था कि वो डिप्रेशन और आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या का मामला था, ना कि किसी भूत प्रेत का हमला। चलिए अब वापस उस मशहूर श्राप पर आते हैं। सच तो ये है कि वो श्राप कोई अलौकिक शक्ति नहीं था। वो पालीवाल ब्राह्मणों की अपनी द अल्टीमेट स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी थी। वो लोग बहुत समझदार थे। वो जानते थे कि उस अंधविश्वासी दौर में किसी भी हथियार से ज्यादा खौफ एक अफवाह से पैदा किया जा सकता है। इसलिए जाते जाते उन्होंने जानबूझकर ये झूठा श्राप फैला दिया कि जो भी इस जमीन पर बसेगा वो तबाह हो जाएगा। ये एक ऐसा अचूक मनोवैज्ञानिक हथियार था जिसने ये तय कर दिया कि उस क्रूर सालिम सिंह को विरासत में 84 पूरी तरह से बेकार और भूतिया गांव ही मिले। मास्टर स्ट्रोक है ना? तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम सबके सामने एक बहुत गहरा सवाल विचारणीय रह जाता है।
आज के हमारे इस मॉडर्न समाज को एक 800 साल पुरानी रेगिस्तानी सभ्यता से क्या सीखना चाहिए? सच तो ये है कि कुलधरा की विरासत महज कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं है। ये सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, बेजोड़ आर्किटेक्चर और सबसे बढ़कर अन्याय के आगे कभी न झुकने वाले अदम्य आत्मसम्मान की एक टाइमलेस मास्टर क्लास है। तो अगली बार जब आप किसी भूतिया जगह के बारे में सुने तो खुद से जरूर पूछिएगा कि क्या डरावनी कहानियों के पीछे कोई ऐसा विज्ञान और इतिहास तो नहीं छुपा है जिसे दुनिया भूल चुकी है।